युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हमारे अभी आपने उनको संबोधन में सुना उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री और अभी जिनको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है श्री गणेश जोशी जी, हमारे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर.के. जैन साहब, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग भाई इकबाल सिंह जी, भाई मजहर नईम जी, हमारे हज समिति के अध्यक्ष भाई खतीब अहमद जी और जिनको अभी आपने सुना उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सादाब शमशी जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे बहुत सारे महानुभाव, हमारी बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, श्री रेणुका देवी जी, हमारे सभी आयोग, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सभी सदस्यगण, सभी ऐसे महानुभाव जिनको आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित एवं सभी प्रदेशवासियों को, सभी भाई बहनों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज बहुत विशेष दिन है। अभी डॉक्टर जैन साहब बता रहे थे कि 1992 से यह दिवस मनाया जाता है और आज के दिवस पर बहुत, मैं कहूँ, हर वर्ग से आपने यहाँ पर अच्छे ऑडियंस को बुलाने का काम किया और जिन्होंने बहुत अपनी विशिष्ट कार्य इस आयोग के साथ मिलकर, हमारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किए, उन सभी को आज यहाँ पर जहाँ सम्मानित भी करवाया, उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं अल्पसंख्यक आयोग और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन वास्तव में बड़ा विशेष दिन है। अखंडता और एकता के संरक्षण व संवर्धन हेतु मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको याद करने का दिन है। ये हमारा देश विभिन्न संप्रदायों, भाषा, बोलियों, संस्कृतियों से आच्छादित है। अभी मैं 2 दिन पहले एक उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों का 3 दिन का मीट चल रहा था। उस मीट में हमने देखा कि जो अपने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उस कल्चरल प्रोग्राम में उत्तराखंड का गाना प्रस्तुत किया गया और वो जो सदस्य होते हैं, उन्हीं के पारिवारिक सदस्य, वो भी या जो भी उसमें मेंबर होंगे, उनके अलावा कोई उसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, कोई भी अपना प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता। तब मैंने देखा कि उत्तराखंड का एक गाना, जिसमें एक मिजोरम की महिला, एक झारखंड की महिला, एक बिहार की महिला, वो अपना इतना शानदार प्रस्तुतिकरण दे रहे थे कि सच में यही हमारे यहाँ विविधता में एकता है। अलग प्रकार की भाषाएं, अलग प्रकार का रहन सहन, अलग प्रकार का कल्चर, लेकिन उसके बाद भी अनेकता में एकता, यही है हमारे भारत की विशेषता। और अनेकता में एकता का यही सूत्र हम सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है, सभी पंथ मार्ग संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है,
सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है और विद्वान लोग उसे अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। सभी भाषाएं, सभी प्रकार के विद्वान, सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले, सभी की बातें एक ही हैं, बस उसकी व्याख्याएं अलग अलग हैं। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए धार्मिक क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है तथा भाईचारे की भावना है, उसको प्रोत्साहन देना है। और जैसा सादाब शम्स ने कहा कि न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक, सबकी जो दीवार है वो दीवार समाप्त होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को मानते हैं। भाइयों बहनों, हमें याद करना चाहिए वो कालखंड, देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। हम आजादी का अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया है और तमाम ऐसे आजादी को पाने के लिए, आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपनी जवानी लगाई, अपनी जिंदगानी लगाई, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी शहादत दे दी, तब जाके भारत आजाद हुआ था। और इन 75 सालों में हमने तमाम उपलब्धियां हासिल की है, तमाम प्रकार के नए नए आविष्कार हमने किए हैं, हम तेजी से आगे बढ़े हैं। वहीं जहां हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उसमें आज जहां अल्पसंख्यकों में हमारा मुस्लिम समाज आता है, हमारे अन्य समाज आते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें, तो देश के अंदर जो सरकारें लंबे समय तक रही हैं, यानी जिनका अधिकांश कालखंड इस आजादी के बाद का रहा है, 55 सालों का, 55 साल इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है। और इन 55 सालों में भी एक परिवार का शासन रहा है लंबे समय तक, 50 सालों से अधिक समय तक। आखिर क्या कारण रहा कि आज हमको, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो है यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग वाली क्लासें, तमाम प्रकार की छात्रवृत्तियां, अभी डॉक्टर जैन साहब बता रहे थे 19 लोगों ने सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई है, छात्रवृत्ति दी गई है, उससे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी है। अगर यह सब काम आजादी के तत्काल बाद शुरू हो जाता, तो वो लोग जो आज शिक्षा की मुख्य धारा हो या विकास की मुख्य धारा हो, उस धारा में पीछे नहीं छूटते। केवल लोगों को भरमाने का काम हुआ है, केवल लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने का काम हुआ है, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम हुआ है। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी मुस्लिम है। उनके बीच में कहा गया कि जो है, यहां से अगर ये जीत गए, ये पार्टी जीत गई, तो यहां बलवा हो जाएगा, यहां दंगा हो जाएगा। ये खतीब अहमद बगल में बैठे हैं, ये जानते हैं वहां से, यहां के हालात बदतर हो जाएंगे सीमा जी। और मैं सच बताऊं तो मेरे जीतने के बाद एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें धार्मिक उन्माद हुआ, एक घटना नहीं हुई। बिल्कुल सब मिलजुल कर रहते थे। जो हम कहते थे कि ये हमारा क्षेत्र कौमी एकता का गुलदस्ता है, वो कौमी एकता के रूप में और भाईचारा मजबूत हुआ। छोटे छोटे रेडी लगाने वाले, ठेली लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, ऐसे लोगों को कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते थे। तस्लीम अहमद बैठा है यहाँ पर, जानता है अच्छी तरह से। हमारे इकबाल सिंह जी बैठे हैं, जानते हैं। मजहर नईम बगल के हैं हमारे। तो जगह जगह हम लोगों ने
शांति व्यवस्था करी। भाइयों बहनों, हमको बहुत लंबा अगर मैं बोलना है तो बहुत लंबा मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज संभाला, पूरे देश के अंदर विकास का पैमाना किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी के पंथ, किसी के मजहब के आधार पर तय नहीं हुआ। विकास का पैमाना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर तय हुआ है। आप देखिए, आज उज्ज्वला गैस योजना चली, उज्ज्वला योजना चली, इस आधार पर उसका सिलेंडर नहीं मिला कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन फारसी है या कौन जैन है, बौद्ध है। उसका एक ही मानक था कि किसको जरूरत है, कौन समाज में पीछे छूटा हुआ है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। शौचालय इस आधार पर नहीं दिया गया कि किसकी पहुंच ज्यादा है, किसकी सिफारिश ज्यादा है, किसके यहां से वोट ज्यादा मिलने वाले। उसका भी मानक केवल यही था कि क्राइटेरिया में कौन आ रहा है, जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसमें कौन आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना चली है कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, जिसका कच्चा घर होगा उसको पक्का घर मिलेगा, जिसकी झोपड़ी होगी उसको ही पक्का मकान मिलेगा, जिसका घर नहीं है उसके लिए घर बनाया जाएगा। उसका भी मानक यही रखा गया कि कौन इस क्राइटेरिया में, कौन इस औपचारिकता में जो फिट बैठेगा उसको मकान मिलेगा, उसके लिए पक्का मकान मिलेगा। अभी हर घर नल, नल से जल योजना चल रही है। हर किसी को नल से जल की सुविधा वह भी उसी को मिलेगी जो उसके लिए जरूरतमंद होगा। राशन दिया जा रहा है, अभी राशन दिया जा रहा है कोरोना महामारी में, वह भी इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कौन किस मजहब का है, कौन किस पंथ का है। वह राशन भी उसको दिया जा रहा है जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है। देश के 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। ये दिन जहां हमको अल्पसंख्यकों के अधिकार का दिन है, वहीं हमको यह भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, यह भी कहीं न कहीं चिंतन करना पड़ेगा किस प्रकार से देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चल रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हमारे देश की पहचान बढ़ी है। दुनिया के देशों में हमारा एक विश्वास बढ़ा है। और पहले का भारत अपनी जो बात थी वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान हो गई थी कि हम पीछे रहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं, यह हमारी पहचान हो गई थी। आज भारत के हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी ग्राउंड हो, जहां हमारे खिलाड़ी हर ग्राउंड पर तिरंगा लहरा रहे हैं, हर ग्राउंड पर पदक जीत रहे हैं, वहीं भारतवासी के हर किसी के मन में आ गया है कि कोई भी क्षेत्र होगा तो भारत का हर भारतवासी और हमारा देश उसका नेतृत्व कर सकता है। यह विश्वास जगाने का काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में हम बात करेंगे, हमने भी इसकी शुरुआत की है। जहां हमारे सभी बहनों के लिए समान कानून की बात हमने करी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं कि समान कानून होगा सबके लिए, किसी को कोई पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि हमारा राज्य अपने आप में एक वैशिष्ट लिया हुआ राज्य है, जहां पर सब लोग शांति से रहते हैं। जो भी यहां रहने वाले हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। हम चाहते हैं
कि हमारे मुस्लिम समाज की हमारी बहनें, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बढ़ने के अनेकों अवसर आगे बढ़ाए हैं, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए, उनके चूल्हों से धुएं को कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनके इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसका सर्वाधिक लाभ किसी को मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे अल्पसंख्यक परिवारों को मिल रहा है, अल्पसंख्यक भाई बहनों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज जो मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई गई है, उस योजना से भी हमको सीधे सीधे जुड़ने की आवश्यकता है। कामकाजी जो हमारी बहनें अपने घरों में रहकर काम कर सकती हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कर सकती हैं, उन सबको कहीं न कहीं आज के अवसर पर उनके अंदर चेतना आए, उनके अंदर एक जागरण का काम हो, वह भी समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में और प्रगति और गति की मुख्य धारा में, उन्नति की मुख्य धारा में आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। भाई बहनों, दुनिया के पीड़ित समुदाय को अपने देश में शरण देकर, जो अभी हमने कहा कि कोई ना अल्पसंख्यक न बहुसंख्यक, वसुधैव कुटुंबकम का भाव का पालन करना, ये हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। उसका ही जीता जागता उदाहरण है कि जो पारसी समुदाय है, जिसकी संस्कृति आज केवल भारत में बची हुई है, ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारत की महान संस्कृति की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं। इसी का कारण है कि सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिक संशोधन विधेयक पारित होना, इस बात की सार्थकता का पर्याय है कि इसके तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में तमाम लोग जो तमाम प्रकार की प्रताड़नाओं का शिकार हुए हैं, उन सभी को भारत में शरण प्रदान की जा रही है। उसके लिए भारत की संसद ने कानून बनाया है भाइयों बहनों। इसी के साथ साथ मातृशक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी मुस्लिम बहनों के और उनके हितों की रक्षा के लिए भी इससे संबंधित कानून भी, उस पर भी ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहले के समय में जो सरकार के निर्णय होते थे, सरकार के जो काम होते थे, सरकार के वो काम केवल वोटों के लिए होते थे कि एक बार वोट लेना है इसलिए धोखे में रखना है, वोट लेना है इसलिए तुष्टीकरण करना है, वोट लेने के लिए सारे काम, वोटों के लिए देश के साथ, पूरे के पूरे समुदाय के साथ तमाम प्रकार से जो समझौतों पर समझौते करने का काम होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार, भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह तुष्टीकरण पर विश्वास नहीं करती है। हम अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है कि उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी आगे शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। महिलाओं के क्षेत्र में शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों होने चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, हर वर्ग के लिए लागू की गई कई योजनाओं द्वारा सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने भी विशेष कदम उठाए, जहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना हमने प्रारंभ की है। अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को, परिवार के मेधावी जो छात्र एवं छात्राएं हैं, जो बेटे बेटियां हैं, उनके लिए विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है। वहीं जो हमारे आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए कंप्यूटर जैसे आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी शिक्षा संस्थानों में सुनिश्चित की है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा हेतु बिना ब्याज के ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार अल्पसंख्यक भाई बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने संकल्प लिया है कि हम लगातार इस दिशा में काम करेंगे और सभी नागरिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए और यह भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने कलियर शरीफ में 50 बेड का हॉस्पिटल भी स्वीकृत किया है। उसकी धनराशि भी आ गई है और जल्दी यूनानी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर बनेगा। उसका जल्दी हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। तो पुनः मैं सभी को एक बार बधाई देते हुए, आयोजकों को बधाई देते हुए, विशेष रूप से डॉक्टर जैन साहब आज जिनके विशेष अनुग्रह पर ही हम सब लोग आज आप सबके बीच में आए और सभी लोगों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, इनको भी मैं धन्यवाद देते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपने अपने शब्दों के जरिए आज कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया और